Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. Now, since it's a Sunday today, there won't be any editorials. Rather, the Hindu comes up with its FAQ section. So, let's begin with the first article. Now, the first article is about the controversy over the GST rise in food. तो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं. इसमें अराउंड 5 पैराग्राफ्स हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ. जुलाई 18 को हमें पता है कि बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे 5% का टैक्स लिवाई किया गया है, जीएसटी. और ये कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर 5% का टैक्स लगा दिया गया है. वो हैं बहुत सारी फूड आइटम्स और ग्रेन्स जो प्री पैक्ड और लेबल्ड फॉर्म में बेची जाती हैं. वो ब्रांडेड नहीं है. ब्रांडेड तो हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी प्री पैक्ड ही होती हैं, सील्ड होती हैं और लेबल्ड होती हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे नॉन ब्रांडेड, जैसे अगर हमने देखा होगा कि कहीं लोग क्या करते हैं, वो ब्रांडेड नहीं होते, मतलब दे आर नो ब्रांड्स, बट व्हाट दे डू इज दे गेट देयर आइटम्स सील्ड एंड पैक्ड एंड लेबल्ड ऑल्सो, है ना. जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, छोटे छोटे से ब्रांड्स होते हैं, है ना. तो उन्होंने मतलब उनका आपने देखा होगा, मदर डेयरी वगैरह तो ब्रांड हो गए, तो उन पे तो लगता ही है जीएसटी. लेकिन अब ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स पे, जैसे ओटिक की पेस्ट्रीज वगैरह, ये सब, इन पे भी अब वो लगेंगी, टैक्स लगेगा 5%. सो फार इट इंक्लूड कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, पफ्ड राइस, व्हीट, पल्सेस, ओट्स, मेज एंड फ्लावर. देखो, अभी तक क्या था, जो हम पोहे का पैकेट खरीदते हैं या फिर हम बहुत सारी दालों के पैकेट्स खरीदते हैं, अगर आपने किराने स्टोर पे देखा होगा, पैक्ड दालें मिलती हैं, ऊपर सिर्फ उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, थोड़ा सा बस उनकी शॉप के ओनर का अपना वो लेबल लगा होता है और सिर्फ ऊपर से पैक्ड होता है. इट इज़ नॉट ब्रांडेड, है ना. और बहुत सारे ऐसे ओट्स के पैकेट्स होते हैं, लस्सी होती है, छाछ होती है जो मिलती थी. अभी तक इन पे जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब से लगेगा. So of course, there is a huge cry from the opposition parties and also various traders organizations. तो जिसकी वजह से आपने बहुत ही recently देखा होगा कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन जो चल रहा है वो बहुत सारी प्रोटेस्ट विटनेस कर रहा है. Now let's move on to the next paragraph. How did the rate hike came about? Okay. Now 5% tax on unbranded packed food items. ठीक है, तो ये जो 5% टैक्स था, ये जीएसटी काउंसिल का जो जून सेशन हुआ था उसी में फाइनलाइज कर दिया गया था. तो ये बेसिकली क्यों लिया गया था उस टाइम पे डिसीजन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज की न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ी है द हिंदू, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट रियली हैप्पी विद द डिसीजन. पहले क्या होता था, जितने भी रिसर्च के लिए इक्विपमेंट्स होते थे उसमें शायद 5% पहले लगता था, उनको एग्जाम्प्ट तो नहीं था, तो शायद 5% उनसे टैक्स लिया जाता था बहुत सारे इक्विपमेंट्स, माइक्रोफोन्स वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, और भी जो तो माइक्रोस्कोप्स वगैरह पे. तो उनसे अब उनका जितना नेचुरल रेट है उस पर लिया जाएगा. जैसे कहीं इक्विपमेंट पे अब 12%, कहीं इक्विपमेंट्स पे अब 18% लिया जाएगा. सो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद इट. तो अब हाँ, तो जिनको भी कंसेशनल रेट्स दिया जा रहा था और बहुत सारे जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया था, ये डिसीजन जून में ले लिया था कि उन्हें ख़त्म किया जाएगा. ऐसी बहुत सारी आइटम्स और हैं, सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं, जिन्होंने अपना एग्जेम्प्ट स्टेटस लूज़ कर दिया है, जैसे बैंक के चेक्स, बहुत सारे मैप, एटलेस, होटल रूम्स जो 1000 रुपये पर नाइट तक जिनका कॉस्ट होता था, हॉस्पिटल रूम का रेंट जो 5000 से ज़्यादा के हॉस्पिटल रूम रेंट पड़ते थे, उस पर जीएसटी नहीं लिया जाता था, पर अब से लिया जाएगा. तो लेकिन अब बात यह है, कई लोग समझ रहे हैं कि ये जून में ही डिसीजन लिया गया है, बट इट इज़ नॉट सो. इसका जो ग्राउंड था वो पहले ही ले कर दिया गया था, जब एक रेगुलर मीटिंग हुई थी जीएसटी की. जो जून वाली मीटिंग थी, इट वाज अ स्पेशल मीटिंग, पर एक रेगुलर मीटिंग जो होती है जीएसटी काउंसिल की, उस जो लखनऊ में हुई थी सितंबर 2021 में, वहाँ पे ऑलरेडी इसका वो मतलब ग्राउंड अपना रास्ता साफ कर लिया गया था. During that meeting, center and states discussed the need to raise revenues from the GST. उस मीटिंग में सेंटर और स्टेट्स दोनों ने मिलके डिसीजन लिया था कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है जीएसटी से. तो मतलब जब जीएसटी 5 साल पहले जब लाई गई थी, तो उसका प्रमाइस ये था कि जीएसटी तो हम ला रहे हैं, लेकिन एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहेगा 15.5%.
जो हमें उतना मिलना ही चाहिए डिस्पाइट द काइंड ऑफ चेंजेस दिस टैक्स इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन आवर नेशन। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट? अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब रिफंड्स गवर्नमेंट देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करती हूँ। ठीक है, वो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, जिससे देश के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाते हैं और देश का जो ग्रोथ है वो इंटरनेशनल फोरम में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इस वजह से सरकार मुझे क्या करती है, उसकी जो ड्यूटी वो मैं पे कर रही हूँ, इम्पोर्ट ड्यूटी उन रॉ मटेरियल्स पे, वो रिफंड कर देती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी रिफंड्स हैं ड्यूटी के, जो अभी तक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, वो मिलेंगे ही। लेकिन RNR रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या कहता है कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो इन सारी ड्यूटीज के बावजूद, इन सारे रिफंड्स के बावजूद जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो सेम रहे। सो इट इज बेसिकली द रेट ऑफ टैक्स दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ मनी डिस्पाइट द चेंजेस इन द टैक्स लॉज। ओके, नाउ लेट्स रीड इट फर्दर। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स ने जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट की अपनी, उन्होंने ये दिखाया कि 15.5% तो रहा ही नहीं। जब से 2017 से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब ये टैक्स स्लैब्स इतने रैशनल नहीं है, जिस वजह से 11.6% RNR हो गया है। तो ये इस ग्रुप का जो मतलब जो डिसीजन का जो ड्राइविंग फोर्स था वो यही था कि हमें अपने जीएसटी के रेवेन्यू बढ़ाने हैं। तो इस चीज़ के लिए उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि 2 ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। जो एक ग्रुप होगा, पहला ग्रुप होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि इन टैक्स रेट्स को रैशनलाइज कैसे किया जाए, किस तरह की आइटम पे किस तरह का टैक्स होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को डिस्कस करते हुए सुना होगा कि जो हमारा जीएसटी टैक्स स्लैब है, दे आर नॉट रैशनल। सम पीपल कॉल इट इरैशनल। वाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई लोग कहते हैं कि सीमेंट इज नाइदर अ लग्जरी गुड नॉर अ सिन गुड। सिन गुड क्या होते हैं? जिससे किसी का गलत हो रहा हो, जो बहुत सारे कसिनो वगैरह होते हैं, जुआ, इन्हें सिन गुड्स कहते हैं। ना ही ये लग्जरी गुड है सीमेंट तो चाहिए ही ना, इट इज़ अ बेयर नेसेसिटी, राइट? तो इस पे 18% जीएसटी लगाना, ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे मोस्टली 28% जीएसटी लगता है। सो देयर हैजंट बीन अ लॉट ऑफ थॉट बिफोर लिवाइंग द टैक्स रेट्स। तो ये जो वो था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था पहला, इनका टास्क ये था कि ये सारी एनॉमलीज को करेक्ट करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड करें। और दूसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, वो बेसिकली ये था कि आप टेक्नोलॉजी को और कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि जो जीएसटी कंप्लायंस है मतलब वो इम्प्रूव हो जाए, मतलब जो जीएसटी लोग भरना स्टार्ट हो जाए, टेक्निकल ग्लिचेस ना आए, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये था। तो जो अब करंट रेट चेंजेस आए हैं, मतलब जो एग्जाम्पशंस को हटा दिया गया है, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि जो पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट प्रेजेंट की और जिसके हिसाब से ये चेंजेस आए। उन्होंने ये सब सजेस्ट किया कि आप ये सारे एग्जाम्पशन हटा दो। और ये जो पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, इट वाज लेड बाय जो प्रेजेंट करंट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बासवराज बोम्माई के द्वारा। अब आते हैं हम अपना थर्ड पैराग्राफ पे। व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट सेड ऑन द इशू? ऑलराइट, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि मिस सीतारमण, बाय गवर्नमेंट आई मीन ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर, कि ये मतलब जैसे एलिगेशन ये लग रही है कि सेंटर ने ये जो डिसीजन लिया है यूनिलैटरली लिया है, इसमें स्टेट्स ने कोई अपना मतलब मौजूदगी नहीं दिखाई, हमारा कोई इसमें कंसेंट नहीं था। तो लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये डिसीजन बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत सारे टैक्स लीकेजेस हो रहे हैं 5% लिवाई की मतलब वजह से जो कर्ब हो जाएंगे, और इसमें हर एक स्टेट ने अग्री किया था। इनफैक्ट मतलब इन्होंने ये बोला है कि सारी फूड आइटम्स थोड़े ना, मतलब सीतारमण जी ने ये बोला है कि सारी फूड आइटम्स थोड़े ना हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आप लूज बेचोगे तो उस पर नहीं लगेगा कोई भी, आप ब्रांडेड और उसे सील करके अपना लेबल करके बेचोगे तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप उसे लूज बेचोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने मतलब फिनेंस मिनिस्ट्री का जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया है कि 25 किलो से ऊपर का जो भी सामान होगा जो प्री पैक्ड होगा,
मतलब यहाँ पे प्री पैक्ड भी इंक्लूडेड है। अभी तक तो मैंने लूज के बारे में बताया कि उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अगर 25 किलो से ऊपर कोई भी प्री पैक्ड फूड आइटम है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सो हाँ, तो अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये सही नहीं है, आपने देखा होगा। लेकिन फिनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि ये सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग दी स्टेट्स विच आर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, दे ऑल हैड अग्रीड बैक देन. So this is what the finance minister has got to say. All right. हाँ, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने ये फर्दर ये बात बोली है कि ये जो हम आइटम्स पे अभी 5% लिवाई लगा रहे हैं ना, मतलब जो हमने एग्जाम्पशंस हटा दी हैं जीएसटी के लाने से पहले भी, इन पे जो स्टेट्स थी रिस्पेक्टिव वो टैक्स लेती थी। तो हमने कुछ नया नहीं किया। इनफैक्ट हमारा जीएसटी की वजह से तो उनसे टैक्स लेना बंद हो गया था, जिस वजह से हमारे जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो नीचे चला गया। अब हमें वो जीएसटी रेवेन्यू नीचे जा रहा है। जब 15.5% आरएनआर आ ही नहीं रही तो हमें उसे कुछ तो करके पूरा करना ही है ना। सो दिस इज व्हाट दे हैव गॉट टू से। ऑलराइट, दिस टैक्स एग्जाम्पशन ट्रिगर्ड रैम्पर्ट। हाँ, तो जब उन्होंने मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जब ये हम लेके आए जीएसटी, तो फिर वो जो पहले टैक्स दे रहे थे वो टैक्स अब नहीं दे रहे, वो मतलब वो भी एग्जाम्प्ट हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट ब्रांडेड कंपनीज भी हैं, उन्होंने क्या किया था, अपने बिना वो किए बेचने शुरू कर दिए थे सील वगैरह करके। तो उन्होंने बहुत ही रैम्पेंट मिसयूज किया था इस प्रोविजन का। Now what next? No, before moving ahead, I think we should discuss something about GST. अभी मैं लास्ट पैराग्राफ इज अ कॉन्क्लूडरी काइंड ऑफ थिंग। तो उससे पहले व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल मत समझना कि ये एक एक्ट है, लॉ है, मतलब है, पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। यू विल फाइंड द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। नाउ जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब मैं ये कह रही हूँ तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका भार आप दूसरों पे नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स। आपकी इनकम है, आपकी वेल्थ है, आप ही का घर है, तो आप ही टैक्स भरोगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका भार आप दूसरों पे डाल सकते हो। जैसे मैगडी आपसे ही आपके बर्गर का टैक्स लेगा और सरकार को वो ही पे कर देगा। टैक्स वो पे कर रहा है लेकिन आप ही से लेके। तो आपने बहुत बारी जब आप जाते हो रेस्टोरेंट्स में खाने, तो बहुत सारे बिल्स देखते हो, बिल्स के अंदर वैट और जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक डिबेट मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत लोग कहते हैं, जब ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, बड़े लोग हमें ये कहते हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को, मॉन्यूमेंट्स को, सड़कों को, हॉस्पिटल्स को, इन प्रॉपर्टी को ख़राब मत करो। कई लोग स्क्रिबल करके चले जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं उस पर। फिर वो हमें मतलब हमारे बड़े समझाते हैं कभी कभी कि ये आप ही के टैक्स पे मतलब बना है सब कुछ, ये आप ही से पैसा लिया गया। सरकार के पास कोई खुद का फंड नहीं है कि वो लेके पैदा हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ही पैसे दे रहे हैं जिससे सब कुछ बन रहा है। तो कई लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम तो टैक्स नहीं भरते, तो हमारा थोड़ा ना पैसा लगा है इसमें। टैक्स सब भर रहे हैं, सब टैक्स भर रहे हैं। एक बच्चा जाके जब दुकान से एक टॉफ़ी भी खरीदता है ना, उस रैपर के पीछे कभी खोल के देखना, उस पर जीएसटी इंक्लूडेड होती है। सो एवरीबडी इज पेइंग टैक्स। तो जो भी है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आप ही के पैसों से बनी है। Now, I would like to discuss a little about the GST Council and its decision making procedure. तो आर्टिकल 279A, I repeat, आर्टिकल 279A of the Indian Constitution states that the GST Council has to be formed by the President. Okay, so President has formed the GST Council. अब इसमें जो 1/3 वोटिंग पावर होती है वो स्टेट जो सेंटर के पास होती है, और 2/3 जो रिमेनिंग 2/3 ऑफ द वोटिंग पावर है वो सारी स्टेट्स को मिला के उनके पास होती है। और जो डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो, उसमें 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब मेंबरशिप का जो 3/4, अगर लोग एक चीज़ को दे देंगे कंसेंट अपना, तो उसे 3/4 मेजॉरिटी के साथ, वो कहते तो हैं कि द डिसीजन हैज़ बीन अप्रूव्ड विद कंसेंसस, तो ये हो जाता है। अब हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ।
हाँ, तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हम बिल्कुल तैयार हैं, एक बारी मिस सीतारमन कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है कोविड से, वो रिकवर कर लें तो हम इस पे बिल्कुल एक डिबेट करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उन्होंने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स को अर्ज किया है कि आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ जीएसटी काउंसिल की, क्योंकि 85% जो हमारे देश के कंज्यूमर है वो इन्हीं अनब्रांडेड गुड्स को खरीदते हैं, जो सील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं और थोड़े बहुत लेबल्ड भी होते हैं छोटी छोटी दुकानों के। तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स हिट हो जाएंगे बैडली। तो हाँ, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने लेकिन ये कहा है कि अगर ये टैक्स आ जाता है तो जो हमारी इन्फ्लेशन अभी 7% पे है, जो हमारा CPI वगैरह, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी सजेस्ट किया है। नाउ GST काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू मीट अगेन इन अगस्त। तो तब तक, जब तक अगस्त में एक रेगुलर मीटिंग होनी है GST काउंसिल की, तब तक कर्नाटका के CM ने ये कहा है कि आप जो फर्म्स को सजेस्ट किया है बुम्बाई जी ने, कि आप ऐसे 5% टैक्स जो हम लगा रहे हैं सीधा कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पास ऑन मत कर दो, क्योंकि फिर इससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उन पे। तो आप ऐसा करो कि जो हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, जो अभी मैंने समझाया था कि वो वापस कर देती है सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हाँ चलो मैं आपको ये बता देती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से मैं होलसेलर हूँ, किसी ने मेरे से 50 रुपये का कुछ खरीदा, कोई रॉ मटेरियल, फिर जब वो उसको आगे बेचेगा तो उस पर वो टैक्स है, जो अगर कुछ दे चुका है पहले ही तो उसे दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फिर वो किसी को जब बेचेगा, जो उससे लेगा, वो उस चीज़ का उससे टैक्स नहीं ले सकता, तो इसीलिए वो कट जाता है। सो इट इज़ अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑल दो, मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को मतलब यूज़ करके अपना वो रेट्स उतने ही रखो, कंज्यूमर्स को ना परेशान करो ऐसे करके। तो इस वजह से कर्नाटका की जो मिल्क फेडरेशन है, उन्होंने बहुत सारे प्राइस राइज को वापस भी ले लिया है, कर्ड, लस्सी और बटर मिल्क पे। आई विल एक्सप्लेन इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी अच्छे से when I will have a pen tab with me. Okay, let's discuss the next article, SC ruling on abortion. Now, why it is important and everything. Okay. लास्ट वीक क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अनमैरिड विमेन को अपनी प्रेगनेंसी एंड करने के लिए, 6 महीने की प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए परमिशन दे दी थी। और ये परमिशन तब दी थी जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था इन्हें अपनी प्रेगनेंसी को एंड करने से। और दिल्ली के हाई कोर्ट ने जब रिफ्यूज़ किया था तो उन्होंने साइट किया था MTP एक्ट के प्रोविजंस को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रोविजंस को। ओके, नाउ टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तो मेडिकल बोर्ड जो है वो, उन्हें कोई ऐसा नहीं लगता कि इस प्रेगनेंसी को एंड करने से मदर की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट वाज द दिल्ली हाई कोर्ट पोजीशन। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट की एक्चुअल में क्या मतलब स्टेटमेंट थी इस केस में। जो 25 साल की अनमैरिड वुमेन है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील लेके आई थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उनकी प्ली को टर्न डाउन कर दिया कि मतलब उनकी प्ली क्या थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं, और वो प्रेगनेंसी उन्होंने खुद डिक्लेयर किया उस प्ली में कि मैं एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी अपने पार्टनर के साथ, लेकिन अब आवर इक्वेशन हैज़ गॉटन चेंज्ड एंड वी आर नो लॉन्गर टुगेदर एंड ही हैज़ रिफ्यूज टू मैरी मी। और अगर मैं उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको, मतलब उस लड़के को उन्होंने तब बताया था अपने पार्टनर को जब 22 वीक्स हो गए थे उनकी प्रेगनेंसी को, उन्होंने खुद रियलाइज़ तब किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उन्होंने, लड़की ने ये बोला कि मैं इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्टिग्मा है एक अनमैरिड विमेन को पालने में, एक बच्चे को पूरे सोसाइटी में, और बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था, एक तो पहली बात कि ये प्रेगनेंसी 20 हफ्तों के बाद हो रही है, और 20 हफ्तों के बाद सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन को अलाउ करता है MTP एक्ट कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और ये उन्होंने बोला कि ना तो आप मैरिड हो और आपकी प्रेगनेंसी भी 20 हफ्ते से ज़्यादा हो चुकी है।
Now court said it would amount to हाँ किलिंग ऑफ द फीटस सिंस शी वॉज इन 23rd वीक ऑफ अ प्रेगनेंसी। तो उन्होंने बोला कि ये तो बच्चे के मारने के बराबर होगा अगर हम आपको इस टाइम पे अलाउ कर दें। आई वुड रीड दिस थिंग, ये लाइन मैं पढ़ना चाहूँगी तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि MTP एक्ट होता क्या है। As of today, Rule 3B of the Medical Termination of Pregnancy Rules 2003 stands, and this court, while exercising its power under the Article 226 of the Constitution of India 1950, cannot go beyond the statute. Okay. तो अब मैं बताती हूँ कि मतलब हाई कोर्ट ने जब बोला कि हम सेक्शन 3B रूल्स के MTP रूल्स के सेक्शन 3B के तहत ये डिसीजन ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेक्शन 3B ऑफ द रूल्स 2003 ऑफ द MTP एक्ट? ये अलाउ करता है 7 कैटेगरीज ऑफ विमेन को कि वो एलिजिबल हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। और वो कौन कौन सी विमेन होती हैं ऐसी? जो रेप सर्वाइवर्स होते हैं, माइनर्स होती हैं, या फिर किसी का मैरिटल स्टेटस में चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल मैरिड से कोई डिवोर्स हो गया, और ऐसे बहुत सारे और मतलब 7 ऐसी टोटल कैटेगरीज होती हैं जिनको अलाउ किया गया होता है। तो उन्होंने बोला कि ना तो आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो इस रूल के तहत हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। अब एक चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि MTP एक्ट 1971 और MTP एक्ट 2021, ये हम बहुत बार आपने सुना होगा कि जो MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है ओवर द अर्लियर वन। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम 2 मेन रीजंस डिस्कस करते हैं। पहली बात तो पहले वाले एक्ट में 1971 वाले एक्ट में प्राइवेसी का कोई नामो निशान नहीं था, इट वाज नॉट इवन मेंशन्ड। अब MTP एक्ट 2021 में ये साफ साफ मेंशन है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर कोई भी डेटा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कोई भी प्राइवेसी ऑफ विमेन से रिलेटेड कोई भी डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, जो 1971 एक्ट था उसमें एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए था अगर टर्मिनेशन करनी है 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक का, और 2 डॉक्टर के ओपिनियन चाहिए थे अगर 20 हफ्ते तक की टर्मिनेशन चाहिए थी। लेकिन अगर हम इस वाले एक्ट की 2021 एक्ट की बात करें तो इसमें एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर 20 से 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, और मेडिकल बोर्ड परमिशन चाहिए अगर वो बियॉन्ड 24 वीक्स है। अगर अब मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेडिकल बोर्ड अब अगर कोई हार्म नहीं है उनकी बॉडी को होगा तो फिर ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो क्योंकि उनका 24 हफ्ते ऑलरेडी हो चुका है अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए पहुंची है, तो इसीलिए मेडिकल बोर्ड ऑफ टर्मिनेशन उसमें बैठेगा। अब इस पे भी एक वैसे तो बहुत लोग कंट्रोवर्सी है। आई रिमेंबर एन आर्टिकल विच आई रेड इन द हिंदू इटसेल्फ मे बी अ ईयर और 2 अगो, जिसमें जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राफ्टिंग स्टेज पे था तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि आप मेडिकल बोर्ड भी अगर बैठ रहा है एंड में, तो मेडिकल बोर्ड भी बैठ रहा है तो इस ऐसे बहुत अब ये सब जानते हैं कि इनफैक्ट 12 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जितने भी मंथ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक की उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, एंड दैट टू सेफली। ऐसे बहुत सारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ये टर्मिनेट करवा सकता है। लेकिन आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ बोर्ड बिठा के तब भी उससे वो हक छीन रहे हो एक लड़की से कि वो अपनी बॉडी को गवर्न कर सकती है। उसका डिसीजन होना चाहिए, कोई उसे नहीं बताएगा कि वो अपना अबॉर्शन कब करवा सकती है। ये उस आर्टिकल में लिखा था। वो उनका ये कहना था कि यहाँ के साइंटिस्ट भी, यहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल्स भी जानते हैं ये बात कि टेक्नोलॉजी सेफ है, देन टू the government is not considering this and this is not good. This is what the article had said. Okay, bench of अच्छा, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का बेंच था जिसमें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी थे जिनके हेड, उन्होंने ये सजेस्ट किया था उस लड़की को कि आप यू गिव बर्थ टू द चाइल्ड और फिर आप उनको एडॉप्शन के लिए ऑफर कर देना चाइल्ड को अपने। और इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा था कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या फिर इंडिया की गवर्नमेंट है या फिर कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल आपकी तब तक देखभाल करेगा, आप वहीं रहना, आप उन्हीं के प्रीमाइसेस में रहना, और अगर गवर्नमेंट पे नहीं करती तो मैं पे करूँगा आपकी सारी ही चीज़ों के लिए। तो उन्होंने ऐसा कहा था। ओके, तो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड?
हाँ, तो इसमें उन्होंने एक और चीज़ ऐसे लिखी थी, आर्टिकल 226 एक्चुअली empowers the high court to issue to any person or authority including the government directions, orders or writs. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। ओके फिर अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड? नाउ अ बेंच ऑफ जस्टिसेस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत, इन्होंने ये मतलब डिसाइड किया कि जब एमटीपी एक्ट अमेंड हुआ था 2021 में, तो उधर वर्ड पार्टनर लिखा है, हस्बैंड नहीं लिखा। तो इससे ये पता चलता है कि लॉ का इंटेंशन ये था कि वो सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप्स को ही प्रेफर नहीं करते। अगर किसी अनमैरिड वुमेन के साथ भी ऐसा केस है तो आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। So, and if you do that, you are defying the object and spirit of the legislation. और जजेस ने बहुत ही कंपैशनेटली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये नोट किया कि जब उस लड़की ने अपनी प्ली में ये भी मेंशन किया था कि मैं अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी हूँ और हम एक एग्रीकल्चरल की फैमिली को बिलोंग करते हैं, मेरे पास सिर्फ एक बीए की डिग्री है जो एक इनकम भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करती, तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? सो दे वर वेरी कंपैशनेट अबाउट द स्टेटमेंट। ओके, और फिर बेंच ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डायरेक्ट किया है कि एम्स का मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो डिटरमाइन करेगा। द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ द लॉ टू इंक्लूड द अनमैरिड वुमेन एज पार्ट ऑफ द एमटीपी एक्ट हैज गिवन वुमेन in similar circumstances an option now to access healthcare services without having to travel the long legal route to the top court every time. तो मतलब अब ऐसे बहुत सारे जो और अनमैरिड वुमेन हैं उनको अब मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस स्टिग्मा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल कर सकती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में भी आज कोई एडिटोरियल नहीं आया है, बट दे कम अप विद अ संडे स्टोरी ऑन एवरी संडे। सो लेट्स रीड इट जल्दी जल्दी। मतलब कि ये है क्या, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको पूरा श्रीलंकन क्राइसिस डिटेल में समझाना है। ओके, अब इस श्रीलंकन क्राइसिस को 3 months और 13 days हो गए हैं। लेट्स रीड इट प्रॉपरली। On April 1, Gotabaya declares a temporary emergency with sweeping powers to detain after a spate of protests. बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई। गोताबया राजापाक्सा जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक टेम्परेरी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया, जिसमें जितने भी पर्सोनल हैं, आर्मी पर्सोनल, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा। तो अप्रैल 3 को क्या हुआ? कैबिनेट रिजाइन, गोताबया एंड महिंदा आइसोलेटेड, द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक विल स्टडी लेटर। अप्रैल 3 को हुआ कि कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, गोताबया जो प्रेसिडेंट थे, महिंदा राजपाक्सा जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, वो आइसोलेटेड हो अकेले रह गए क्योंकि कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। अगले दिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी रिजाइन कर दिया। अप्रैल 5 को क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने मेजॉरिटी लूज कर दी अपने पार्लियामेंट में, और फिर उन्होंने जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी उसे लिफ्ट कर दिया क्योंकि अब उन्हें सपोर्ट ही खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। यू वुड हैव रेड अबाउट इट। अप्रैल 12 को क्या हुआ? गवर्नमेंट अनाउंसेस डिफॉल्ट इन द फॉरेन डेट ऑफ $51 बिलियन आफ्टर रनिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इसेंशियल्स। फिर अप्रैल 12 को गवर्नमेंट अनाउंस किया कि हमने बाहर से पैसा लिया हुआ है, अब्रॉड से, IMF से, हम उसको अभी नहीं भर पाएंगे। जो हमें इंटरेस्ट देना होता है, फॉर एग्जांपल हर महीने हर गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट देती है अपने उस पर, उन्होंने वो भी नहीं भरा। और जो उनका अमाउंट उन्होंने थोड़ा भरा था $51 बिलियन का, उन्होंने बोला हमारे पास तो अब एसेंशियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम अभी से पे नहीं कर सकते। अप्रैल 19 को पुलिस ने एक प्रोटेस्टर को मार दिया। ये उस टाइम की पहली कैजुअलिटी थी जो श्रीलंका में हुई। May 9 को गवर्नमेंट लॉयलिस्ट अटैक प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द प्रेसिडेंट्स सी फ्रंट ऑफिस। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लॉयलिस्ट हैं, जो उनके बंदे थे, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बहुत ही मारा, उनको अटैक किया। 9 पीपल किल्ड, जिसमें 9 लोग मर गए। होम्स ऑफ पॉलिटिशियंस, बहुत सारे फिर पॉलिटिशियंस के घरों को आग लगा दी। फिर महिंदा राजापाक्सा ने फिर उस दिन रिजाइन कर दिया PM की पोजीशन से, और फिर उनको बड़ी ही मुश्किल से उनके ही रेजिडेंस से बचा लिया गया, उन्हीं के लॉयलिस्ट ने बचा लिया। फिर PM के पद पर आए रनिल विक्रम सिंह। फिर मई 10 को क्या हुआ? शूट टू किल ऑर्डर्स, प्रोटेस्टर्स डिफाई गवर्नमेंट कर्फ्यू, इट इज़ रोल्ड बैक। फिर शूट टू किल ऑर्डर्स, मतलब जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने बोला कि, मतलब उस टाइम तो गोताबया जी थे प्रेसिडेंट ही, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इमरजेंसी लगाओ, जितने भी, मतलब कोई आप मार सकते हो,
अगर ऑन द स्पॉट आपको लगे कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है तो। फिर कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन फिर उसे बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई क्योंकि लोगों ने बोला हम कर्फ्यू नहीं मानेंगे, तो उसे वापस ले लिया गया। जून 27 को क्या हुआ, गवर्नमेंट सेज नियरली आउट ऑफ फ्यूल हॉल्ट्स ऑल पेट्रोल सेल्स एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचा बिल्कुल भी। अगर आपको याद होगा कि तो इंडिया ने भी बहुत सारा फ्यूल क्रेडिट दिया था उस टाइम पे। जुलाई 9 प्रेसिडेंट्स हाउस स्टॉर्म। जुलाई 9 को क्या हुआ, प्रेसिडेंट का जो घर था उसे ही आग लगा दी गई। गोताबया मतलब प्रेसिडेंट गोताबया का ही। फिर गोताबया जी यहाँ से भाग गए। फिर विक्रम सिंह जो पीएम है, रणिल विक्रम सिंह, उनके रेजिडेंस को आग लगा दी गई। और फिर जुलाई 13 को क्या हुआ, गोताबया राजपक्सा लीव्स द कंट्री। जुलाई 13 को गोताबया राजपक्सा ने, शायद अब वो सिंगापुर में, पहले वो मालदीव्स गए थे, पर अभी शायद वो एक प्राइवेट विजिट का वीज़ा लगा है उनके, वो सिंगापुर में है। तो विक्रम सिंह जी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर दिल्ली ने अभी तक क्या क्या असिस्टेंस दी है जनवरी 2022 से लेके अभी तक। क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एसेंशियल आइटम्स के लिए क्रेडिट दिया है हमने $1 बिलियन। हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है फ्यूल के लिए $500 मिलियन। हमने लाइन ऑफ क्रेडिट फर्टिलाइजर्स के लिए 55 मिलियन। और करेंसी स्वैप, मतलब हमने उनसे करेंसी स्वैप ने जो आरबीआई ने की, उसमें हमने, उनके पास फॉरेक्स नहीं था, डॉलर नहीं थे, हमने उनको डॉलर दे दिए और उनसे श्रीलंकन रुपी ले ली ताकि उनको कुछ टाइम के लिए एक सहूलियत मिल जाए। नाउ हेयर इज अ टर्म रिटन विच इज लाइन ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज अ लाइन ऑफ क्रेडिट? अब बहुत लोग समझते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक ग्रांट होता है, एक हेल्प होती है, और मतलब फिर वो एक, उसमें कुछ वापस नहीं लेना होता, बट इट इज़ नॉट अ हेल्प, इट इज़ नॉट अ ग्रांट, इट इज़ अ सॉफ्ट लोन। अब एक लोन को सॉफ्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, या दोनों भी आप कर सकते हो, या तो उसमें से कोई एक भी हो रहा था, वो लोन सॉफ्ट लोन हो जाता है। या तो आप उस पर जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हो वो बहुत ही कम लो, ठीक है, या तो फिर आप जो उन्हें पीरियड ऑफ रिटर्निंग, मतलब जितने टाइम में वो वापस करेंगे आपको पैसा, उसको बहुत बढ़ा दो। तो कई केसेस में तो दोनों ही हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर वो सॉफ्ट लोन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो जापान हमारी बुलेट ट्रेन को फंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्होंने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एक सॉफ्ट लोन मिला है हमें, जिसपे इंटरेस्ट रेट मात्र 0.1% है। इट इज़ ओनली 0.1%, और शायद जो रीपेमेंट पीरियड है वो भी 35 ईयर्स या 50 ईयर्स है, आई एम फॉरगेटिंग एट द प्रेजेंट दो, पर बहुत बड़ा पीरियड के बाद हमें उन्हें रिटर्न करना है। सो इट्स अ सॉफ्ट लोन, ओके, इट्स नॉट अ ग्रांट बाय जापान टू अस। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट लेड टू द रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस, क्या रीजंस हैं। मैं एक एक करके सारे रीजंस एक्सप्लेन करूंगी, आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, सिंस आई डू नॉट हैव अ पेन टैबलेट राइट नाउ, सो आई कैन नॉट राइट देम डाउन, तो यू प्लीज लिसन टू देम क्लियरली। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2009 तक एक 26 साल की सिविल वॉर चली थी, जिसके तहत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर जो श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व थे वो बिल्कुल ही कम हो गए थे। फिर इसके रहते श्रीलंका को आईएमएफ के पास जाना पड़ा था और एक लोन लेना पड़ा था, जिसकी वैल्यू थी $2.6 बिलियन, ठीक है। एंड दिस वाज इन 2009, ये लोन लिया था 2009 में। अभी मैंने बोला कि 2009 में वो चल रहा था, श्रीलंकन वॉर हुई थी ख़त्म, तो अब 2009 में ये भी हुआ था। तो फिर 2016 में अब उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने गिर गए, सब कुछ हो गया, 2016 में श्रीलंका को फिर दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा एक $1.5 बिलियन लोन लेने के लिए। लेकिन अब जब वो लेने के लिए गए, तो जब आप एक बेल पैकेज लेते हो ना आईएमएफ से, तो फिर वो फ्री में नहीं देता आपको पैसा। देर आर अ लॉट ऑफ कंडीशनैलिटीज एसोसिएटेड विद द आईएमएफ बेल पैकेज। उसमें क्या होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने इंपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म कर दो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, आप लोगों को टैक्स रिबेट्स देना बंद कर दो, उन पर बहुत सारा टैक्स लो, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, अपना फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल ख़त्म कर दो। बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ होती है, जिससे जो एक इकॉनमी ऑलरेडी ख़राब हो रही होती है वो और ख़राब हो जाती है, और उनके साथ भी यही हुआ। इट्स इकोनॉमिक हेल्थ एक्चुअली फर्दर गॉट डिटोरिएटेड। तो फिर क्या हुआ, फिर आया ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट। थर्ड पॉइंट, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट कब आया हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो चर्चेज में कोलंबो के बहुत ब्लास्ट हुए, आपको पता होगा, टेररिस्ट अटैक हुआ अप्रैल 2019 में।
जिसके अंदर 253 कैजुअलिटी हुई। अब इससे इतना ज़्यादा डर बैठ गया सारे टूरिस्ट जो श्रीलंका में जाते थे। अब आपको ये बात पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। उसका सारा फॉरेक्स रिजर्व्स, बहुत सारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, वो भी इकोनॉमी जो उनकी चल रही है वो टूरिस्ट को ही वो सर्विसेज प्रोवाइड करके, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके ही चल रही हैं। सो इट इज़ अ टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो फिर जब टूरिस्ट ही मतलब आने बंद हो गए तो उनका फॉरेक्स रिजर्व और नीचे गिर गया। तो फिर क्या हुआ, फिर आई 2019 में गोताबाया राजपक्सा की सरकार। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम, वो जीतते कैसे हैं, इलेक्शन कैसे जीतते हैं, कुछ तो यू हैव टू डू, नो यू हैव टू से कि हम बहुत ही कम टैक्स रेट्स देंगे। उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू द लोएस्ट टैक्स रेट्स एवर प्रोवाइडेड बाय एनी गवर्नमेंट इन द श्रीलंकन हिस्ट्री। तो फिर उन्होंने क्या किया, और सच में फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। दे एक्चुअली केप्ट देयर वर्ड, दे वर सो ग्रेट, दे एक्चुअली केप्ट देयर वर्ड एंड the implementation was quite quick। तो फिर इस प्रॉब्लम ने, लेकिन जब बिल्कुल ही टैक्स आप कम दे रहे हो तो फिर आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक सरकार जो ऑलरेडी ही फिजिकल डेफिसिट में है उसके पास कहाँ से कुछ आएगा। तो ये और प्रॉब्लम हो गई। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिर क्या हुआ, आया कोविड-19 का पैंडमिक। अब कोविड-19 के पैंडमिक ने जो 2020 में आया उसने तीन चीज़ें की। उसने एक तो जो एक मैंने बताया कि इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन और किस पे डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट पे। किस चीज़ के एक्सपोर्ट पे, टी, चाय, रबड़ और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट पे, और बहुत सारे कपड़ों पे, क्लोथिंग, एपरल, इसके एक्सपोर्ट्स पे। वो बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि तब तो बिल्कुल सब कुछ ही मतलब इकोनॉमी क्लोज हो गई थी, सब एक क्लोज्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो गया था पूरा हमारा वर्ल्ड। तो फिर क्या हुआ, एक और चीज़ हुई कोविड-19 पैंडमिक से, टूरिज्म फिर डिक्लाइन हो गया, तो फॉरेक्स और कम हो गया। फिर अब कोविड-19 पैंडमिक आया है तो आपने अपने देश में भी देखा होगा, हर देश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा था हर गवर्नमेंट को। ये तो मतलब हुआ ही था ना, सबने मतलब जब किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उनके पास कुछ फूड, बहुत सारे इन चीज़ों पे जो लोगों को देना पड़ा, पावर्टी ना आ जाए बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो इस वजह से जो उनका फिजिकल डेफिसिट था वो मोर देन 10% हो गया था 2020 में। फिर उसके बाद जो उनका डेट टू जीडीपी रेशो था 2021 में, इट रीच्ड 119%। मतलब जीडीपी और डेट का आप रेशो देखो। फिर उसके बाद अगर हम सिक्स्थ पॉइंट डिस्कस करें तो फिर एक बहुत ही, पता नहीं रातों रात इनको क्या हुआ कि गोताबाया राजपक्सा ने डिक्लेयर किया कि श्रीलंका एक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बन जाएगा। तो उन्होंने जो फर्टिलाइजर्स का चाइना से वो लोग इंपोर्ट करते थे और बहुत सारे कंट्रीज से बिल्कुल बैन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अब इतना इंस्टेंटेनियस ओवरनाइट डिसीजन, उससे क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो गया बहुत ही बुरी तरह से। फूड प्रोड्यूस ही होना बंद हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बन रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बिकेगा, ऑब्वियसली यही होगा जब प्रोडक्शन ही इतनी कम है तो, और ढंग से हो ही नहीं रहा, तो जो थोड़ा बहुत है सामान वो तो हाई रेट पे ही बिकेगा। तो इन्फ्लेशन आ गई बहुत ज़्यादा। फिर गवर्नमेंट ने, अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई तो गोताबाया राजपक्सा ने क्या डिक्लेयर किया, इकोनॉमिक इमरजेंसी। ताकि उन्होंने रीज़न क्या दिए उन्होंने रीज़न दिए कि एक तो राइजिंग फूड प्राइसेस को कर्व करना, जो फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं उनको ठीक करना, और एक डेप्रिशिएटिंग श्रीलंकन रुपी को दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आना। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का एक और पार्ट है, वो है बहुत ही ज़्यादा डेट जो वो चाइना को वो करते हैं, चाइना को उन्होंने वापस करना है, वो है वर्थ $8 बिलियन। अब आपने देखा होगा जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी 99 ईयर्स की लीज पे उन्होंने दिया हुआ है। अब इतना सारा डेट उन्होंने वापस करना है, वो हमसे भी टाइम मांगते रहते हैं इंडिया से कि आप हमें थोड़ा टाइम दो जो हमने आपसे लोन लिया हुआ है तो हम चाइना को भी कह पाएंगे इंडिया ने टाइम दिया तो आप भी हमें वापस देने का टाइम दो, ठीक है। अब हमने ये सारे रीजंस पढ़ लिए कि वाई डिड श्रीलंकन इकोनॉमी फेल। अब कई लोग कहते हैं कि इंडिया हैज़ टू वरी अबाउट इट। नाउ व्हाई शुड इंडिया वरी? पहला पहला तो आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी देखा होगा, स्टेटमेंट था कि रेवड़ी कल्चर के ऊपर, फ्री बीज को, तो उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो श्रीलंका के साथ हुआ है कल को हमारे साथ भी हो सकता है, इतने कम टैक्सेस, फ्री में चीज़ें देना। उनका ये कहना है कि
मतलब फिर वही होगा, डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, तो फिर हम कैसे सस्टेन करेंगे? सो दिस इज द लेसन दैट इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम श्रीलंकन क्राइसिस। सेकेंड जो मतलब चीज़ है जो इंडिया को डराती है, वो है इन्फ्लक्स ऑफ तमिल रिफ्यूजीज थ्रू द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर। ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं, इनफैक्ट हो रहा है। तमिलनाडु ने 16 से ज़्यादा लोग श्रीलंका से इलीगल मीन्स के थ्रू जो आए हैं उन्हें रिसीव किया है। रिसीव इन द सेंस उन्हें पता चला है कि 16 बंदे हैं अराउंड जो श्रीलंका से इलीगली तमिलनाडु में आए हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी वो लोग शायद कल परसों में उन्होंने एक मीटिंग भी रखवाई है मिस्टर स्टालिन ने कि हम डिस्कस करेंगे ये जो तमिल रिफ्यूजीज हैं श्रीलंका से जो आ रहे हैं उनका क्या करना है। अब कई लोग लेकिन इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि दिस क्राइसिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया कैन ऑक्यूपाई द टी एंड एपरल मार्केट इन द वर्ल्ड फोरम। जो वॉइड क्रिएट हो गया है श्रीलंका के प्रेजेंस ना होने की वजह से, वो इंडिया ऑक्यूपाई कर सकती है। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी की बात तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका। व्हाई शुड इंडिया हेल्प? नाउ द बिगेस्ट जियो पोलिटिकल फैक्टर बिहाइंड दिस इज कि जो चाइना है, China is not helping Sri Lanka. It is keeping it quiet, right? It has said nothing, absolutely nothing. So this, some people say, international, intellectuals say that this is an opportunity when India can show that we are better than China. China is only an opportunist जो बस ऐसे ही लोन में और दबा देता है और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न होता है। एंड इंडिया स्टैंड्स विद आवर नेबर्स एंड इंडिया इज़ नॉट अ बिग बुली ब्रदर एज इज कंसिडर्ड बाय आवर नेबर्स. So I think that's a wrap for today. And so for daily editorial analysis, please do subscribe to my channel, like the video, and share it with your friends as well. Thank you.